कप्तानगंज अपने इतिहास को आखिर समेटता क्यों है, ये जानकारी हम आपको देने आए हैं। ये जो पीछे जर्जर भवन देख रहे हैं, आखिर इसकी कहानी क्यों है और ये इतनी लड़खड़ाई अवस्था में क्यों खड़ी है, इसको भी कहानी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीर है इसे देखिए, हम कहानी आपको पूरा आगे दिखाते हैं। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी सुविधाएँ हैं कप्तानगंज के इस ऐतिहासिक जगह पे। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये नज़ारा देखिए, दृश्य देखिए, सड़क देखिए और ये तमाम जो आपको दीवारें दिख रही हैं, कभी ये आस की दीवारें होती थी लेकिन अभी निराश खड़ी हैं, इनको भी अभी ज़रूरत। आज़ादी के पहले करीब 1902 में कोलकाता से एक व्यवसाय सेठ इंदरचंद कप्तानगंज आए और सोमैया इंडस्ट्रीज के नाम से 2 मिलों की स्थापना की। एक गन्ने की पिराई से चीनी तैयार करती थी तो दूसरी मिल चीनी से बने सीरे से रेक्टिफाइड एसिड तैयार करके उनके ही एक फैक्ट्री जो बाराबंकी में स्थित थी उसको कच्चा माल के तौर पर भेजती थी। कप्तानगंज मिल से बाराबंकी मिल का अनुबंध था। चूँकि कप्तानगंज डिस्टिलरी की उत्पाद क्षमता बहुत ही ज़्यादा था और अनुबंध के चलते उसको खुदरा बाजार में नहीं बेच सकते थे, जिसके चलते यह मिल लगातार घाटे में चली गई। आज़ाद भारत 1947 के बाद सोमैया ने इस मिल को JR ऑर्गेनिक्स को बेच दी। JR ऑर्गेनिक के हाथों में आने के बाद इस मिल का उत्पाद कप्तानगंज से रेलवे द्वारा तत्कालीन समय में अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक भी सप्लाई होती थी। 1980 में बाराबंकी यूनिट खुदरा बाजार में कच्चे माल की बिक्री से रोक लगा दी। यहीं से मजदूर कर्मचारियों की दुर्दशा शुरू हो गई। मिल बंद होने के कगार पर पहुंच गई। 1992 में इस ऐतिहासिक मिल के चिमनी से निकलने वाला धुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। मिल बंद होने के कारण कर्मचारी लाचार और असहाय हो गए थे। पैसे के अभाव में दवाई तक नहीं हो पाती थी। दवा के अभाव में दर्जनों कर्मचारियों ने उसी मिल में दम तोड़ा था। कितने कर्मचारी मिल छोड़कर अन्य प्रांतों में रोजगार के लिए पलायन कर गए थे। ऐसे में आपको आज हम इस डिस्टिलरी की पूरी दुर्दशा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, घास फूस देख रहे हैं, इतना बड़ा जंगल देख रहे हैं, ये कभी स्टेडियम हुआ करता था, हॉकी स्टेडियम। यहाँ ध्यानचंद भी आके खेल लेते। ध्यानचंद एक बड़ा नाम है पूरे हॉकी जगत में और इस भारत के एक स्वाभिमान के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन ये स्टेडियम देख लीजिए, कभी ये स्टेडियम हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम की बात है, लेकिन अभी ये खंडहर के रूप में तब्दील है। आखिर इसकी महत्वता क्या है, इसको भी जानते हैं। तो आखिर इस स्वाभिमान का महत्व क्या है, ये जानना जरूरी है। तो सर, हम स्वाभिमान इसलिए कहे हैं क्योंकि कप्तानगंज बड़ा इतिहास रखता है और कप्तानगंज का स्वाभिमान रहा है ये। तो अपने स्वाभिमान के बारे में बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इसका बहुत महत्व है, बहुत बड़ा स्वाभिमान जो आपने शब्द प्रयोग किया है। जी, ये सन 1902 में, यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, इस डिस्टिलरी फील्ड का। जहाँ तक इस फील्ड, इस ग्राउंड की बात है, यह 10 एकड़ में फैला हुआ है। अनुमानन 10 एकड़ से ऊपर ही होगा। और जिस ध्यानचंद की बात आपने करी है, ध्यानचंद साहब आकर इस ग्राउंड पर प्रतियोगिता में सहभागिता अपनाए हैं। राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित होती थी। जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, जो आज मुझे लगता है पूर्वांचल समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हॉकी एक लुप्त प्राय हो चुकी है। एक दौर था हॉकी का, एक जन्मस्थली ये कप्तानगंज का डिस्टिलरी फील्ड हुआ करता था। करीब ये 1940 और 60 के बीच का वो दशक रहा है, जहाँ से भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वर्मा, वहाँ के खिलाड़ी आके यहाँ प्रतिभाग किए हैं। लेकिन अभी जैसे खेलो इंडिया के तहत तमाम प्रोग्राम लॉन्च भी करती है सरकार, वहीं अगर कप्तानगंज में इतना बड़ा स्टेडियम है और मेजर ध्यानचंद भी यहाँ के खेले हैं, आपने बताया, तमाम आपने देशों के नाम बताया, जब ख्याति प्रख्यात रही है ये चीज़, तो अभी इस विडंबना को देखकर तरस आता है। बहुत ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि ये पहचान रही है कप्तानगंज। कप्तानगंज का नाम इसी जगह के आधार पे कप्तानगंज का नाम पड़ा भी था। और विडंबना देखिए, जो चीनी मिल के मालिक खरीदे, इसके महत्व को नहीं समझे, उसको समाप्त कर दिया इन लोगों ने। केवल करना क्या था, ग्राउंड है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया होता तो राष्ट्रीय स्तर का ये हॉकी का ग्राउंड साबित हो जाता। कहीं ना कहीं मालिकों और सरकारों की कहीं ना कहीं सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से जाहिर है कि दोस्त सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीनी मिल का मालिक और शासन में बैठे लोग, अगर ये दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये झलक दिखाई देगी। अच्छा, जो तस्वीर दिख रही है, ये सामने इतना बड़ा प्लांट दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ लोग जाने, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज़।
और क्या कुछ बनता था इसमें, इसके बारे में भी चर्चाएं थोड़ी, क्योंकि कप्तानगंज में हम भी जब पहली बार आए तो पहली बार इसका नाम सुने हम भी, और इस तरीके से हमारे से जो युवा हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप बताइए, क्योंकि कुशीनगर समाचार है ये और कुशीनगर समाचार के तमाम दर्शक इसको जानना चाहते हैं। देखिए, सन 1902 आज़ादी के 40 साल पहले कलकत्ता के एक सेठ थे इंदरचंद। वो चूंकि ये रेल पर छोटी लाइन हुआ करती थी और कलकत्ता से वो कप्तानगंज आए। आकर व्यवसायी थे। ये जो शुगर मिल है वो और ये डिस्टिलरी मिल दोनों को खरीदा, जमीनों को खरीदा और यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की। शुरुआत में इसका नाम सुमैया चीनी मिल, सुमैया डिस्टिलरी के नाम था। 10 वर्ष या 15 वर्ष के अंतराल के बाद, बीत जाने के बाद शुगर मिल तो यथावत रही, पर ये सुमैया ने कुछ आर्थिक तंगी के कारण इस मिल को बेच दिया और बेचने के बाद बाराबंकी की एक यूनिट ने इसको खरीदा। लेकिन जब उसके खरीदने और इस डिस्टिलरी के बीच एक अनुबंध तय हुआ कि ये जो कच्चा माल तैयार करेंगे वो बाराबंकी यूनिट को ही सप्लाई करेंगे। जी, एक अनुबंध तय था। इसकी क्षमता जो बहुत व्यापक थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो फैक्ट्री की जो क्षमता है काफी अधिक थी। तो जो कच्चा माल ये तैयार करते थे वह केवल उस पर्याप्त नहीं हो पाता था, उसके लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए खुदरा मार्केट में बेच नहीं सकते थे, इसलिए वो घाटे में चलती गई। और घाटे में जाने के कारण वो व्यवसाय इसका ठप हो गया। और उसके बाद बेरोजगारी का आलम कह ले, उस समय 1000-2000 श्रमिक इसमें काम करते थे जिनका जीविकोपार्जन चलता था। बेटियों की शादी इनके आधार पर टिकी थी, बच्चों की शिक्षा इसके आधार पर टिकी थी। जब ये मिल बंद हो गया तो लोगों का प्राण एक तरीके से सूख गया। आप देख लें, इन कमरों को देख लें, इन बदहाल स्थितियों को देखें। जब ये मजदूर लामबंद हुए, अपने आवाज को बुलंद किए, तो मामला लेबर कोर्ट में गया। लेबर कोर्ट में भी एक लंबी प्रक्रिया चली, लंबी बहस चली, मजदूर वहां भी थके, लेकिन आखिरकार न्यायालय ने सुना और न्यायालय ने आदेश दिया कि उन कर्मचारियों को जिस समय से वो नौकरी कर रहे थे और जब तक नौकरी के दौरान तक जो उनका डैमेज हुआ, उन डैमेज को देने का आदेश दिया, नुकसान की भरपाई किया। और उसमें कुछ लोगों को डैमेज दिया जिन लोगों ने वाद दाखिल किया, और कितने लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनके आगे पीछे कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद ये चीनी मिल पुनः इस वर्तमान चीनी मिल का जो मालिक है संजय कनौरिया, इस मिल को भी खरीदा और जो कॉन्ट्रैक्ट बाराबंकी से था इस फैक्ट्री का, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, खत्म हो गया। कच्चे माल को और जगह बेच सकते हैं। अब इनकी तैयारी ये है कि इस फिल्म को, अगर ईश्वर करे आप द कुशीनगर समाचार इस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहा है, मुझे लगता है कि साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर इस फैक्ट्री पुनर्स्थापित होगी और यहाँ से शराब बनेगी और उसको खुदरे मार्केट में बेचा जाएगा और पुनः जो इसका जो गौरवशाली इतिहास है पुनः वह स्थापित होगा। कहीं ना कहीं अब ये जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसको खुदरे मार्केट में बेच सकते हैं। वो अनुबंध टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पे अब जो ये फील्ड आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ पहले मेजर ध्यानचंद भी आके खेले हैं, स्वाभिमान रहा है कप्तानगंज का, तो इस स्वाभिमान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उस मालिक को भी आगे आना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को भी आना पड़ेगा, सरकारों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर इतिहास रखता है ये कहीं ना कहीं, तो ये एक पूर्वांचल का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्टेडियम हो सकता है। बिल्कुल आज के डेट में भी अगर इसको संसाधन बना दिए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए, तो कुशीनगर जनपद का एकलौता हॉकी स्टेडियम होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा इलाका खाली है, झाड़ और झांखड़ियों से पड़ा है। अगर सफाई हो जाए, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो जाए तो मानक पूरा कर सकता है ये। और दावा कर सकता हूँ कुशीनगर जनपद में इतना बड़ा फील्ड हॉकी के लिए कभी ना रहा है, ना हो पाएगा। बस इसको संरक्षण और संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो सरकार कहीं ना कहीं अभी नजर नहीं पड़ रही शायद सरकारों की और इस चीनी मिल के मालिक की। पेपरों के पन्ने ने काफी चीख चिल्लाकर इस बात को, इस रिपोर्ट को दिखाया भी है, बहुत इसके भी हमको नहीं लगता कि कोई खासा असर देखने को मिला था। अखबारों ने इस चीज को प्रमुखता से छापा, जो मजदूरों की व्यथा थी, जो परेशानियां थी। मेरे आंखों के सामने पैसे के अभाव में एक शंकर नाम का व्यक्ति दम तोड़ दिया, इलाज नहीं हो पाई, उसके पास 100 रुपए नहीं थे कि वो दवा करा सके, दम तोड़ा था मेरे आंखों के सामने इसी जगह पे।
लेकिन यह मालिकान आंख अंधा बहरा सुध तक लेने नहीं आया अपने कर्मचारियों का। तो जिससे चमकदार हुए, जिससे धनवान हुए, उन लोगों को ही पीछे छोड़ दिया, उनका शुद्ध लेने तक कोई नहीं आया। और ये फैक्ट्री जो आपके सामने दिख रही है, ये अधर में क्यों है, आखिर लटका क्यों पड़ा है, आखिर इतना मजबूर बेबस होके अपने स्वाभिमान के साथ समझौता क्यों कर रहा है, आखिर ये कप्तानगंज जो विकास के इतिहासों की बरछार करता है, आखिर वही कप्तानगंज का ये विकास रो रहा है। आज ये डगडगाती स्थिति को देख लीजिए। भले कहने के लिए एक मालिकाना हक एक विशेष व्यक्ति के पास जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हजारों जिंदगियां जो आज भी आस की ओर देखती हैं, ताकती हैं, उस नजरों से, उस ललचाई नजरों से देखती हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद के किरण जो है जागृत हो जाए। में तमाम सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर फैक्ट्री है इस जनपद कुशीनगर में और कप्तानगंज में, जब तो कप्तानगंज हालांकि हमेशा ही चर्चाओं में रहा है, हमेशा ही जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ लोग कहते हैं कि सौतेला व्यवहार भी किया गया है। ये कहने को किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हजारों जिंदगियां जो है आज की नजर से, ललचाई नजर से देखती हैं, ताकती हैं कि हो सकता है कि उम्मीद की किरण कभी भी जगे और हमें यहाँ पे नौकरियां। बहुत सारे लोग जो कार्यरत रहे यहाँ स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत सारे जो उनके बच्चे हैं वो भी ललचाई नजरों से देखते हैं कि शायद ये फैक्ट्री चालू हो, कुछ भी काम इसमें शुरू हो जाए ताकि हमें भी रोजगार मिल सके। और रोजगार के लिए जो दर दर भटकना पड़ता है आज के भी डेट में। और देखिए, कहते हैं, एक कुशीनगर के साहित्यकार हैं दिनेश तिवारी भोजपुरिया, लगातार कहते हैं कि आज के डेट में भी मजदूरों की मंडियां लगती है। मजदूरों की मंडियां समझते हैं, जब आप चौक चौराहों पर जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में या अपने ही कस्या कुशीनगर तमाम ऐसे स्थलों पर जब जाएंगे तो वहां लोग खड़े होते हैं, मजदूरों की मंडियां लगती है। जैसे बाजार में जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां सब्जियां बिकती हैं, वैसे ही मजदूरों की मंडियां भी लगाई जाती हैं। और आज लोग ललचाई नजरों से देखते हैं कि हमें रोजगार मिले, कोई आएगा, हमें काम देगा और हम उसके घर जाएंगे, काम करेंगे, पैसा मिलेगा। तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में, उस समय में जब इतना बड़ा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, तो इसको सुसज्जित करने के लिए मौका बढ़ना चाहिए। और ये चीज देख रहे हैं, इतना बड़ा पैसा लगा होगा, इतना तमाम खर्चे होंगे, सुविधाएं होंगी, तमाम अलग अलग। ये देखिएगा कि बहुत आजादी के पहले का बना हुआ है ये, हालांकि हमारे जन्म से कई साल पहले का बना हुआ है, बावजूद इसके भी ये अगर खंडहर के रूप में तब्दील है तो कहीं ना कहीं कप्तानगंज के स्वाभिमान के ऊपर एक काला धब्बा होगा और पूरे समस्त जनपद कुशीनगर के इतिहास का एक काला अध्याय भी जरूर कहा जाएगा। इसलिए इस चीज पे भी ध्यान आकर्षित कराने की जरूरत है। और तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं, जो कायदे के और मायने के राजनीति को परिभाषित करते हैं अपने मापदंडों से तौलकर, उनको भी चाहिए कि अब अपना ध्यान इधर भी आकर्षित करें और इस चीज को भी देखें, क्योंकि हजारों जिंदगियां अधर में लटक कर आज की ओर देख रही हैं कि आखिर ये सूर्य की किरण कब मिलेगी। और ये हमारा जो एक सहारा है, जिसके तहत हम बेसहारे के रूप में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सहारों की कीमत ये जानते हैं, शायद हम भी नहीं जान पा रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधि नहीं जान पा रहे हैं। तो शुक्रिया, इजाजत दीजिए और देखते रहिए कुशीनगर समाचार। मैं आपके साथ विकास श्रीवास्तव।